संख्या रेखा टॉपिक संख्या पद्धति टॉपिक के अंतर्गत आइए सीखते हैं संख्या रेखा कि आखिर संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा एक ऐसी सीधी रेखा होती है जिसके मध्य भाग में शून्य स्थित होता है और इसकी शून्य से दाईं ओर जाने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। धनात्मक और संख्याओं का बढ़ता हुआ रूप प्राप्त होता है। जैसे आप इसमें चित्र में देख रहे हैं कि शून्य से ज्यों-ज्यों हम दाईं ओर बढ़ेंगे त्यों तो हमें संख्याएं बढ़ती हुई और धनात्मक रूप में प्राप्त होती हैं और शून्य से बाईं ओर आने पर संख्याएं घट रही हैं, ऋणात्मक रूप बढ़ता चला जा रहा है संख्याओं का। अब आप शून्य से दाईं ओर देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी धनात्मक संख्याएं हैं और बढ़ती जा रही हैं, बढ़ता हुआ क्रम है। और शून्य से बाईं ओर आएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से सारी संख्याएं माइनस में चली जा रही हैं। अब शून्य की संक्रियाएं कुछ इस प्रकार हैं। संक्रियाओं का मतलब शून्य की विशेषताएं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। शून्य की योगात्मक तत्समक है जिससे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या समान रहती है। यानी कि जब शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए, चाहे कितनी छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, जब उसे शून्य उस संख्या में जोड़ा जाता है उस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 4 में शून्य को जोड़ रहे, 4 + 0 = 4, यानी संख्या वही रहेगी। शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये योग का विशेषता हो गई। अब घटाव के साथ, यानी किसी भी संख्या से शून्य को घटाया जाए, जब किसी भी संख्या से शून्य को घटाया जाता है तब भी उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट देखते हैं। शून्य का वर्ग दिया हुआ है। शून्य की आपस में वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। अब उसकी 3 बार गुणा कर लें, 4 बार गुणा कर लें, शून्य की चाहे उसका वर्ग हो या घन हो, यानी कि शून्य की चाहे कितनी बार भी गुणा कर लें उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही आएगा। अगला पॉइंट देखिए, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर वह अनंत यानी अपरिमित हो जाती है। जब किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाता है, जैसे 4 को शून्य से भाग दे रहे हैं तो वह संख्या अनंत हो जाएगी। अनंत का मतलब इनफाइनाइट यानी असीमित हो जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, अनलिमिटेड संख्या हो जाएगी, इसीलिए इसे अनंत कहा गया। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। अगला गुणा का रूप। शून्य किसी भी संख्या के साथ शून्य की गुणा करने पर वह संख्या शून्य हो जाती है। यानी जब हम शून्य की किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हज़ारों में हो, लाखों में हो, अगर उस संख्या को शून्य से गुणा कर दिया जाएगा तो उसका गुणनफल शून्य हो जाएगा। शून्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, यानी नेचुरल नंबर्स क्या है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। अब ऐसे समझिएगा, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम मतलब अपने व्यवहारिक जीवन में गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। आगे समझ सकते हैं। वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें धन पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे किसी भी संख्या को जब हम काउंट करेंगे तो उसे धन पूर्णांकों से ही काउंट किया जाएगा। कभी ऋणात्मक पूर्णांकों से काउंट करते हुए नहीं देखा जाएगा कि ये -1 -2 -3, यानी कोई पूछे कितने लोग खड़े हैं तो ये तो नहीं कहा जाता है कि -1 लोग खड़े, -2। इस तरह से बताया जा सकता है कि 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही काउंटिंग नंबर होते हैं और काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। उदाहरण जैसे 1 2 3 4 5 6 डेट इनफाइनाइट यानी अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब नोट, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। प्राकृतिक संख्याएं काउंटिंग नंबर्स होती हैं, यानी वे संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तुओं वगैरह किसी चीज़ को काउंट करते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी किसी ऋणात्मक संख्या से हम किसी भी वस्तु को काउंट नहीं कर सकते।
इसका मतलब जब काउंट नहीं कर सकते तो वह नेचुरल नंबर नहीं होगी। भिन्नात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे कभी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से अगर तुमसे कहा जाए कि देख के आओ रूम में कितने लोग हैं, तो तुम जाओगे तो इसी तरह से बताओ कि 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग। कभी ऐसा भी कहा है कि 3/4 हैं या -1/5 हैं, नहीं कहा ना। तो यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि भिन्नात्मक संख्याएं, जो संख्याएं भिन्न के रूप में व्यवस्थित होती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। परमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे भिन्न के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जाए, जो संख्याएं भिन्न के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब है जो संख्याएं संख्या रेखा पर उपस्थित हैं, जो संख्याएं संख्या रेखा पर उपस्थित हैं वो सारे पूर्णांक हैं। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ये इसकी मेन पॉइंट है कि अगर P और Q पूर्णांक नहीं है, ठीक है, और Q शून्य है, तो वह संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। यानी परमेय संख्या तभी होगी जब P और Q दोनों पूर्णांक हों, यानी कि वो संख्या रेखा पर उपस्थित हों और हर यानी Q का मान कभी भी शून्य के बराबर ना हो। ये दी हुई है परमेय संख्या 3/5 -3/5 0/4। आगे परमेय संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता, इसलिए परमेय संख्याओं में हर को शून्य नहीं लिया जा सकता। यानी हमने आपको अभी बताया कि अगर किसी संख्या को शून्य से भाग कर दिया जाता है तो वह संख्या अपरिमित हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो इसी वजह से जब संख्या अनंत हो जाएगी यानी उसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। जब लिमिटेड संख्या नहीं रही तो वह परमेय संख्या नहीं होगी। परमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों संख्या रेखा यानी P और Q का मान संख्या रेखा पर उपस्थित होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि Q का मान कभी भी शून्य ना हो, यानी हर का मान कभी भी शून्य ना हो। अगला पॉइंट, परमेय संख्या A/B को अनंत रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे A/B है तो यानी परमेय संख्या वो सभी परमेय संख्याएं होंगी जिनके रेशियो यानी अनुपात बराबर हैं। जैसे A/B परमेय संख्या हो जाएगी। अब हम इसके अंश में और हर में दोनों में 2 से गुणा कर देंगे। 2/A 2A/2B यानी 2A/2B। अगली बार हम अंश और हर में 3 से गुणा कर देंगे यानी 3A/3B। तो इस तरह से अगर तो जैसे 2A/2B है तो इसमें से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? A/B। इसी तरह आगे देखिए 3A/3B, 3 कैंसिल हो जाएगा, A/B बचेगा। यानी रेशियो सेम आ रहा है। जब रेशियो सेम आ रहा है तो वो संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। और मतलब इसी तरह कहा जा सकता है कि इसे अनंत रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे A/B है तो इसे A/B, 2A/2B, 3A/3B, 4A/4B, -4A/-4B किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। यानी एक भिन्न से कितनी भिन्न बनाई जा सकती हैं, इसीलिए कहा गया कि अनंत रूप में लिखा जा सकता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब एक जो साधारण नंबर है, चाहे कोई नंबर ले लीजिए, 1 से 0 से लेकर चाहे कोई नंबर ले लीजिएगा आप, सारे नंबर्स एक परमेय संख्या है। यानी संख्या रेखा पर उपस्थित जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं परमेय संख्या है। जैसे 5 है, 5 के अब जो संख्या लिखी हुई है उसके हर में क्या है? अगर जहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो कुछ भी ना होने पर भी 1 होता है। यानी अगर किसी संख्या के हर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके हर में 1 है। तो इसीलिए 5 है तो 5 के हर में क्या हुआ? 1, यानी 5/1 भिन्न हो गई। इसी तरह कोई भी संख्या ले लेंगे आप। अब आगे देखिएगा, जैसे A/-B = -A/V ऋण परमेय संख्याएं हैं। यानी बेपरमेय संख्याएं जिसमें नेगेटिव चिन्ह आ जाए,
माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो वे ऋण पर में संख्या हो जाएंगी, और जो पॉजिटिव रहेंगी वो धन पर में संख्या। अब इसमें देखिएगा a अपॉन b है बराबर में माइनस a अपॉन माइनस b, माइनस आया है लेकिन तब भी ये धन पूर्णांक में धन पर में संख्या में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, तो दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, संख्या धनात्मक हो जाएगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, यानी वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा है, यानी उसमें क्या होता है p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसमें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और एक क्या है विशेषता कि इसमें p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब ऋण वो संख्या रेखा पर उपस्थित होंगे, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। केवल डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इतना है कि इसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण देखिएगा, जैसे 5 है, संख्या रेखा पर उपस्थित है,